चलिए बाबू आइए। आज न्यूमेरिकल सीरीज का लास्ट डे है, लेक्चर नंबर 6। हम आपको पुराने वीडियो में जो भी क्वेश्चन कराए हैं, आप उस क्वेश्चन का क्या बना लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा और सारे क्वेश्चन को करिएगा। और जब सारे क्वेश्चन हो जाए तो फिर उसके बाद एक बार अपने से सोल्व कीजिएगा। देखिए सीक्वेंस वही है बेटा, जैसे ही आज चैप्टर फिनिश होगा आपको इसके कुछ चुनिंदा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे चैनल पर, मेरे वाले चैनल पर, व्हाट्सएप चैनल पर। और फिर सैटरडे या संडे को आपको इसका एक माइनर टेस्ट देखने को मिलेगा, जिससे आपका फर्स्ट चैप्टर बिलियन पूरी तरीके से कंप्लीट है कि नहीं है, आप उसका आकलन उसमें अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो समय को बखूबी ध्यान दीजिए। समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय दे सके, तो आप उस समय की कीमत को समझिए। आइए पराशरण दाब पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। 4 क्वेश्चन लिए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन पूछने का जो चांसेस होंगे यूपी बोर्ड में, यहां से आपको आ सकता है। ध्यान से सुनिएगा, फील आएगा। सुनो बेटा, 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के मोलर बटा 10, मतलब ये सांद्रता को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? सांद्रता को रिप्रेजेंट कर रहा है। बिलियन का पराशरण दाब याद करें, आर का मान दिया हुआ है। ठीक है, देखो बेटा, क्वेश्चन करने का एक ही तरीका होता है, एक ही फंडा होता है। क्या होता है सर? जो दिया गया है, जो भी इंफॉर्मेशन बेटा दिया है ना, उसको पहले लिख लिया करो। बेटा 27 डिग्री सेल्सियस, ताप कितना दिया है? 27 डिग्री सेल्सियस। मेरे दोस्त, कोई भी न्यूमेरिकल आसान हो जाता है। कैसे? कोई भी न्यूमेरिकल आपके सामने होना तो आपको करना क्या है जानते हैं? जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसको पहले लिख लीजिए, फिर उसका फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर उस फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट देखिए कि क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। अब जो नहीं है उस पर हम वर्क करेंगे, देन उसके बाद उसको कैलकुलेट करके हम लोग आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ताप कितना दिया है? 27 डिग्री सेल्सियस। और सर सांद्रता कितना दिया है? सी कितना दिया है? मोलर बटा 10, मतलब 1/10। 1/10। उसके बाद सर आर का मान दिया हुआ है। आर का मान कितना दिया है सर? 0.0821। ओके सर। अच्छा, और कुछ दिया है? नहीं सर, पराशरण दाब हमसे पूछा है। अच्छा, मेरी बात को सुनिएगा, मेरी बात को सुनिएगा बेटा। पीवी बराबर एनआरटी एक फॉर्मूला होता है, और एक पी बराबर सीआरटी फॉर्मूला होता है, या पी बराबर एमआरटी फॉर्मूला होता है। सांद्रता को ना बेटा या तो सी से दिखा दो या एम से दिखा दो। सांद्रता को या तो सी से दिखा दो या तो एम से दिखा दो, बतिया दोनों का है। ठीक है, बतिया दोनों का है। ठीक है, तो पीवी बराबर एनआरटी। खास बात क्या होती है बेटा, इसमें जो ताप होता है वो केल्विन में होता है। ताप किस में होता है राजा बेटा? केल्विन में। आर का मान दिया होता है। यहाँ जो आयतन होता है वो किस में होता है? लीटर में होता है। आयतन किस में होता है? लीटर में। और दाब आपका किस में होता है? एटीएम में। किस में होता है? एटीएम में। हमेशा ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पेपर वाला जब क्वेश्चन देगा तो उसको आपको डिग्री सेल्सियस में देगा, लेकिन आपको पता है कि पीवी बराबर एनआरटी में जो ताप होता है वो किस में होता है? केल्विन में। और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 273 को ऐड करते हैं। 273 को हम क्या करते हैं बेटा? ऐड करते हैं। अब हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। यहां पर पराशरण दाब दिया है, सॉरी, पराशरण दाब हमसे पूछा है सांद्रता देकर। तो सांद्रता के फॉर्म में पराशरण दाब का सूत्र क्या होता है? एक ही सूत्र होता है। क्या होता है सर? P बराबर CRT। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, इसको ध्यान रखिएगा। अरे राजा बेटा, सांद्रता देकर पराशरण दाब पूछेगा ना दोस्त, सांद्रता देकर पराशरण दाब पूछेगा तो P बराबर क्या होगा? CRT। बस आपको क्या करना है, मान रख देना है। P बराबर C के जगह पर क्या रखेंगे? 1/10। आर का मान दिया है 0.0821। और सुनो बबुआ हमार, अगर ताप को तुमने यहाँ 27 डिग्री रख दिया तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर जो ताप है ना वो डिग्री सेल्सियस में है, तो 27 डिग्री सेल्सियस को 27 डिग्री सेल्सियस में 27 डिग्री सेल्सियस में अगर हम 27 को ऐड कर देंगे तो क्या कितना हो जाएगा बेटा? 300 केल्विन। कितना हो जाएगा? 300 केल्विन। हम लोग डिग्री सेल्सियस को केल्विन में ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि पराशरण दाब के फॉर्मूले में जो ताप होता है वो केल्विन में होता है, जो आयतन होता है वो लीटर में होता है। जो आयतन होता है किस में होता है? लीटर में होता है। अब यहाँ 27 नहीं रखेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे? 300 रखेंगे। क्या रखेंगे बबुआ हमार? 300। क्या रखेंगे? 300। समझ पा रहे हैं ना मेरी बातों को? कितना रखेंगे? 300। कितना रखेंगे? 300। ठीक, देन इसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? एक जीरो से एक जीरो खत्म। अब 30 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे। एक जीरो को आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कैसे हो जाएगा? कर दीजिए। 0.0 आप करते रहिए, तब तक हम भी कर रहे हैं। और मल्टीप्लाई कर दीजिए 30 से। 0, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 24, 4, 2, 0.2463,
2463 दशमलव यहाँ जो है 0 है ना, तो आप दशमलव को यहाँ लिख दीजिए। अप्रोक्स आंसर हो जाएगा बेटा 2.463 2.463 2.463 इसका करेक्ट आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा बेटा, आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुन बबुआ, 30 डिग्री सेल्सियस पर 3% यूरिया बिलियन का परासरण दाब ज्ञात करना है। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा है। हमारी बात को सुनिएगा। कोई बिलियन है बेटा, कोई बिलियन है, कोई भी बिलियन अपने आप में कितना होता है, तो सर 100% होता है। कोई भी बिलियन मेरे दोस्त मेरे भाई अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। और 100% के बिलियन में 3% यूरिया डाला गया है। 100% के बिलियन में 3% यूरिया डाला गया है। ये 3% यूरिया का मतलब आप समझते हैं क्या है, भार प्रति आयतन। भार प्रति आयतन ये जो है किस फॉर्म में, भार प्रति आयतन, मतलब 3 ग्राम 100 ml में उपस्थित है। 3 ग्राम 100 ml में उपस्थित है। 3 ग्राम यूरिया 100 ml पानी में उपस्थित है। आप ऐसे समझिए, 3 ग्राम जो यूरिया है ना 100 ml पानी में का है, उपस्थित है। इसका मतलब सर W का मान जो है 3 ग्राम दिया है। ओके सर, कितना दिया है, 3 ग्राम दिया है। सर ये जो 3 ग्राम यूरिया है ये 100 ml पानी में उपस्थित है। परसेंटेज का मतलब 100% या 100 ml। अरे 100% या 100 ml, बात दोनों बराबर है ना, तो 100% के जगह पर क्या ले लेंगे, 100 ml। मतलब सर आयतन हमारा कितना है, 100 ml है। आयतन हमारा कितना है, 100 ml है। सर ताप जो है 30 डिग्री सेल्सियस है। सर हमको पता है क्या कि 30 डिग्री सेल्सियस से बात नहीं बनेगी, क्योंकि जो हमारा ताप होता है वो केल्विन में होता है। जो हमारा ताप होता है केल्विन में होता है। तो मेरा राजा बेटा 273 में 30 जोड़ेगा तो क्या आएगा, 303 केल्विन आएगा। कितना आएगा, 303 केल्विन आएगा। कितना आएगा, 303 केल्विन आएगा। अब हमसे पूछा क्या है, देन फिर से हमसे क्या पूछ दिया है बेटा, परासरण दाब पूछ दिया है। हमसे क्या पूछ दिया है बाबू, परासरण दाब पूछ दिया है। आर का मान एजिटिक सेम है, इसमें भी आर का जो मान रहेगा ना, इसमें जो आर का मान रहेगा वही सेम रहेगा। आर का मान कितना रहेगा, 0.0821 0.0821। ओके, अब यहां देखिएगा, परासरण दाब आपको फाइंड करना है। परासरण दाब आपको फाइंड करना है। अब मेरे दोस्त हमेशा बात को ध्यान रखना है, जब भी तेरे को मेरे भाई ग्राम में कोई चीज दिखाई दे दे, जब भी तुमको परासरण दाब में ग्राम का लॉजिक आ जाए कि 3 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम 6 ग्राम ग्राम का लॉजिक आ जाए, तो सुन लो, आपको फॉर्मूला क्या लगाना है बेटा, यहां तक तो एजिटिक आ रहा होगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगाना है, ये वाला बोलना, पीवी बराबर एनआरटी। फॉर्मूला तो यही होता है, यही होता है सर, पीवी बराबर एनआरटी। सर पीवी बराबर एनआरटी क्लियर है ना, तो ठीक है, यहां तक तो आ रहा होगा। चलो अब देखो बेटा, पीवी बराबर ये क्या होता है, मोल। मोल क्या होता है बेटा, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। और आगे क्या है बेटा, आर इंटू टी। अब सुनना मेरे दोस्त, तुमको केवल और केवल परासरण दाब निकालना है, यानी पी बराबर डब्ल्यू आर टी। देखो बेटा डब्ल्यू आर टी, और देखो बेटा v का मल्टीप्लाई m के साथ कर दोगे तो एम भी। एक नई फॉर्मूला तुमको यहां से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देख बेटा, पीवी बराबर एनआरटी होता है। मोल क्या होता है, मोल बराबर क्या होता है, पढ़े ना, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। तो पीवी बराबर भार बटे अणुभार आर इंटू टी। उसके बाद पी परासरण दाब तुमको निकालना है, तो डब्ल्यू आर टी और वी का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे, तो पी बराबर डब्ल्यू आर टी बटा में एम बी। पी बराबर डब्ल्यू आर टी बटा में एम बी, ये आपका फॉर्मूला आ गया। तो पी बराबर क्या करेंगे सर, भार कितना दिया है सर, 3 दिया है। आर का मान कितना है, 0.0821। ताप कितना है, 303 है। ताप कितना है बेटा, 303 है। अणुभार अणुभार किसका, यूरिया का। यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2CO NH2 बेटा इसका अणुभार आपको डायरेक्ट याद रखना है, कितना होता है, 60 होता है। निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं, 14 2 फिर 12 16 14 2, हम दोनों सबको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। देन अणुभार कितना रख देंगे, 60 रख देंगे। आयतन, आयतन में लोचा होगा, आयतन में किस क्या होगा बेटा, लोचा होगा, क्योंकि बेटा जो तुमको आयतन दिया है ना वो 100 ml में दिया है। हम अभी बताए हैं कि परासरण दाब में जो आयतन होता है वो लीटर में होता है। परासरण दाब में जो आयतन होता है वो लीटर में होता है, ये किसमें है, एमएल में है। तो एमएल को लीटर में बदलने के लिए हम 1000 से क्या कर देंगे बेटा, डिवाइड दे देंगे। 1000 से क्या कर दे देंगे, डिवाइड दे देंगे। 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड दे देंगे। अब बात को सुनिएगा, अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करें। अच्छा, परासरण दाब के क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन आएगा थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा। दशमलव को सेट करके आप उसको कैलकुलेशन को इजी तरीके से कर सकते हैं। पेपर वाला जब क्वेश्चन देगा ना तो पूरी तरीके से समझिएगा, क्वेश्चन आसान रहेगा, थोड़ा सा लॉजिक रहेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन रहेगा। कैलकुलेशन रहेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं, कैलकुलेशन रहेगा। कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, देन उसके बाद आपका आंसर आएगा। तो कैलकुलेशन से घबराना नहीं है।
कैलकुलेशन को एक बार दो बार घर पे रफ प्रैक्टिस करेंगे तो कैलकुलेशन की आदत आपको बन जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा ये 3 गुणे 0.0821, ठीक, उसके बाद 303, उसके बाद नीचे कितना है 60, ये 100 और ये ऊपर चला जाएगा 1000। ऊपर कितना चला जाएगा 1000। यही कर दे रहे हैं बेटा, सुनो इसको काम करो। आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर इस 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब देखो बेटा 2 0 3 0, 1 2 3 0, 3 0 का काम खत्म। 3 से इसको कितनी बार में काटोगे, 2 बार में काटोगे। 2 से इसको काटोगे तो कितनी बार, 2 एकम 2, 2 5 10 और 2 एकम 2 और 151.5। अब 151.5 का यहाँ मल्टीप्लाई करिए। 151.5 का आप मल्टीप्लाई करो बेटा। 151.5 का 151.5 का 0.0821 में मल्टीप्लाई करिए और करके हमको आंसर बताइए। 151 का 0.0821 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा बेटा, बस आंसर आ जाएगा। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, आप थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अप्रोक्स ठीक 12.43 के आसपास आंसर आएगा। आप इसको देख लीजिएगा, 12.43 के आसपास इसका आंसर आएगा। आप इस आंसर को चेक कर लीजिएगा। यहां तक कंफर्म होता है, देखो तो यहां तक आ रहा है ना, ये नहीं आ रहा, 12.43 नहीं आ रहा। इसका आंसर आएगा बेटा 12.43। आंसर कितना आएगा बेटा, 12.43। कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है बाबू, क्या है, 17 डिग्री सेल्सियस पर सुक्रोज को 1.75 ग्राम, सुक्रोज के 1.75 ग्राम को 150 ml जल में विलय किया जाता है तो उसका क्या ज्ञात करना है, पराश्रय दाब ज्ञात करना है। बेटा ताप कितना है, तो सर 17 डिग्री सेल्सियस है। सर डिग्री सेल्सियस में बात नहीं बनेगी, केल्विन में ले जाइए। 17 को 273 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 17 को 273 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, बोलिए। 7 और 3 10, 290 केल्विन। कितना आएगा, 290 केल्विन। उसके बाद देखो बेटा 1.75 ग्राम कोई 150 ml जल में विलय है, यानी W का मान कितना है, विलय का भार कितना है, 1.75। अरे यार जो चीज जिसमें घुलता है वो विलय कहलाता है ना, तो 1.75 ग्राम को किसमें घोला गया है, 150 ml के जल में घोला गया है, तो ये क्या हो गया, विलय का भार हो गया और ये आयतन हो गया। लेकिन मेरे दोस्त मेरे भाई ध्यान से देखो, ये जो आयतन तुमको दिया है वो किसमें दिया है, ml में दिया है। अब हमको आयतन लेना किसमें है, लीटर में, तो हम 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड दे देंगे। 1000 से डिवाइड दे दीजिए, यहीं से 1 0 से 1 0, 5 से कटाएंगे, 5 तिया 15, 3/20, 5 दूना 10, 3 बटा कितना आ जाएगा 20। किस में आ गया, लीटर में आ गया। किसमें आ गया, लीटर में आ गया। आर का मान सेम रहेगा 0.0821, 0.0821। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, पराश्रय दाब। पराश्रय दाब निकालने का फॉर्मूला अभी आपको बताए थे कि जब भी बेटा ग्राम का जिक्र कर दे, जब भी ग्राम का जिक्र कर दे, आपको एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, P बराबर WRT, P बराबर WRT और बटा में M इंटू V। अब यहाँ पर अणुभार किसका, सुक्रोज का। सुक्रोज का अणुभार कितना होता है बेटा, सुक्रोज का जो अणुभार होता है वो 342 होता है। कितना होता है, 342 बेटा। चीनी, ग्लूकोज, यूरिया, एथिल अल्कोहल, सुक्रोज, इन सब का अणुभार ओरल याद रखिए। पेपर में बैठकर कैलकुलेट करेंगे तो समय लगेगा ना, कम से कम इनका अणुभार आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा बेटा, P बराबर W के जगह पर कितना रखेंगे, 1.75 गुणे R का मान 0.0821 इंटू ताप कितना है बेटा 290। उसके बाद यहाँ देखिएगा ध्यान से, मोलिकुलर वेट कितना है, अणुभार कितना है 342 और आयतन जो है आपका कितना आया है 3/20। आयतन कितना आ गया है बेटा 3/20। आयतन कितना आ गया है बेटा 3/20। कितना आ गया बेटा 3/20। ठीक है, अब इसको आपको क्या कर लेना है बेटा, कैलकुलेट कर लेना। अब इसको क्या कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेट करके हमको आंसर क्या करिएगा, बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इतना तो आप कर सकते हैं ना, इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं है। इस सुनो मेरे, अगर तुमको ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये दशमलव को हटाने के लिए नीचे 100 से गुणा कर लेना, इस 20 को ऊपर भेज देना, फिर 0 से 0 कटा देना, फिर ये डायरेक्टली कट जाएगा, बहुत ज्यादा लोचा
नहीं है, ठीक ना, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, कैलकुलेशन करेंगे समय लगेगा, समय का महत्व आप समझिए मेरी बात को, इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आंसर बता दीजिएगा, ठीक ना। इसका भी आंसर 0 पॉइंट समथिंग में आएगा, आप इसको कर लीजिएगा। अगला वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज को 250 ml जल में घोला गया तो परासरण दाब ज्ञात करे। परासरण दाब क्या करे बेटा, ज्ञात करे। अच्छा, ताप कितना है बेटा, तो ताप कितना, अच्छा एक काम करिए ना, इसको हम होमवर्क में दे देते हैं, इस वाले क्वेश्चन को होमवर्क में दे देते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज को जल में घोला गया तो परासरण दाब ज्ञात करना है। ताप दिया है, विलेय का भार दिया है, आयतन दिया हुआ है, ठीक ना। परासरण दाब आपको ज्ञात करना है। आयतन को लीटर में बदल लीजिएगा, 1000 से क्या कर दीजिएगा, डिवाइड दे दीजिएगा, 1000 से क्या कर दीजिएगा मेरे दोस्त, डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक ना। 1000 से क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, और इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ठीक है बाबू। बताने वाले को चॉकलेट मिलेगा, ठीक, ठीक है। चलो चलो बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो परासरण दाब का क्वेश्चन हमने आपको सारा करा दिया, और एक आता है इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मोलल उन्नयन स्थिरांक, और एक होता है मोलल अवनमन स्थिरांक। दोनों से ही ज्यादा चांसेस होते हैं पेपर में आपके क्वेश्चन आने के, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है बेटा, करना है ध्यान से। कुछ 12 लाइट बंद करो बेटा। चलो बेटा, 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात करें। पहली बात तो जानकारी आप सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिएगा। उन्नयन की बात आएगी और एक अवनमन की बात आएगी, एक उन्नयन की बात आएगी, एक अवनमन की बात आएगी। मेरे दोस्त हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि जब उन्नयन की बात आएगी तब टीएस में से टी को माइनस करेंगे, और जब अवनमन की बात आएगी तो टी में से टीएस को माइनस करेंगे। एक हम आपको लेक्चर शायद दूसरा में इसको डिटेल समझाए हैं, तो अब सुनिएगा। व्हाट इज टी, व्हाट इज टीएस। तो शुद्ध विलयन का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, और शुद्ध विलयन के क्वथनांक को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, टी से। शुद्ध विलयन के क्वथनांक को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, टी से, और केवल विलयन के क्वथनांक को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, टीएस से। और क्वथनांक में उन्नयन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल्टा टी से। इसी डेल्टा टी को लिखने का तरीका होता है टीएस माइनस टी। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। सुन बाबू, क्वेश्चन करने का वही पुराना फंडा, जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको लिख लीजिए। सुन बाबू, 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोला गया। 3 ग्राम यूरिया यानी विलेय का भार कितना है, 3 है सर। 100 ग्राम जल में घोला गया, विलायक का भार कितना है, कैपिटल डब्ल्यू कितना है सर, 100 है। जल के क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात करना, डेल्टा टी हमसे पूछा है। केबी का मान हमसे मोलल उन्नयन स्थिरांक दिया है 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। बाबू, जल के क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। फॉर्मूला आपको डायरेक्ट क्या रखना है बेटा, ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या होता है, 1000 इंटू केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन में स्मॉल एम एंड कैपिटल डब्ल्यू। बस ये फॉर्मूला बेटा कम से कम आप ध्यान रखिएगा, आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। डेल्टा टी आपसे क्वथनांक में उन्नयन पूछा है, तो डेल्टा टी को एचटी रखिए। 1000 इंटू केबी का मान 0.52, विलेय का भार कितना दिया है, 3, अणुभार कितना है बेटा, यूरिया का कितना होता है, 60, कितना होता है 60, तो यहाँ क्या लिख दीजिए 60। विलायक का भार कितना है बेटा, 100, तो यहाँ 100 लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, 100 लिख दीजिए। बस इसको कैलकुलेट कर दीजिए। कैसे करना बेटा, देखो ये तो आसान है, 1 2 3 0 से 3 0 खत्म, 3 से कितनी बार में खत्म, 2 बार में, और 2 से 52 कितनी बार में जाएगा, 26, यानी 0.26 इसका राइट आंसर आपको आ जाएगा। 0.26 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आप इसको डिग्री सेल्सियस में लिख सकते हैं, ठीक ना। आप इसको डिग्री सेल्सियस में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं।
अगला वाला क्वेश्चन करा दिए, 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया है 1.013 बार दाब पर, तो विलयन का क्वथनांक ज्ञात करें। बेटा जल का क्वथनांक पूछा, जल के क्वथनांक में उन्नयन पूछा था, तो जल के क्वथनांक में उन्नयन पूछेगा, यानी आपसे डेल्टा टी पूछ रहा है, लेकिन आपसे यहाँ विलयन का क्वथनांक पूछा है। तो विलयन का जब क्वथनांक पूछा है तो सर डेल्टा टी को लिखने का तरीका आप समझाए हैं कि टीएस माइनस टी होता है। और सर जो टी होता है वो शुद्ध जल का क्वथनांक होता है, और सर जो टीएस होता है वो विलयन का क्वथनांक होता है। मतलब पेपर वाला हमसे किसका क्वथनांक पूछा है? विलयन का क्वथनांक, यानी हमसे किसका मान पूछा है? टीएस का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? टीएस का मान पूछा है। वही पुराना फंडा, क्वेश्चन करने का सबसे शॉर्ट ट्रिक, जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया है आप उसको पहले लिख लीजिए। तो सर 9 ग्राम ग्लूकोज को, विलय का भार हमको कितना दिया गया है? 9 ग्राम, क्योंकि बेटा ग्लूकोज जल में विलय है, ग्लूकोज जल में विलय है, तो जो चीज विलय होता है वही ना, जो चीज जिसमें घुलता है वही विलय होता है। तो 9 ग्राम ग्लूकोज 500 ग्राम जल में घुला गया है, तो ग्लूकोज क्या हुआ? विलय हुआ, और जल क्या हुआ? विलायक हुआ। ग्लूकोज हुआ विलय और जल हुआ विलायक। और विलय को लिखने का तरीका स्मॉल डब्ल्यू, और विलायक को लिखने का तरीका होता है मेरे राजा बेटा कैपिटल डब्ल्यू। तो आप इसको कितना लिखेंगे? 500 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 500 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 500 लिखेंगे। ठीक है। अब ग्लूकोज, ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है, यानी स्मॉल एम का मान कितना होता है? स्मॉल एम का मान नहीं, सॉरी, ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है? 180। सुक्रोज का अणुभार कितना होता है? 342। यूरिया का अणुभार कितना होता है? 60। H2SO4 का अणुभार कितना होता है? 98। एथिल एल्कोहल का अणुभार कितना होता है? 60। जल का अणुभार कितना होता है? 18। कम से कम इन सब चीजों को ओरल याद रखिए, ठीक है, नहीं तो काम फंस जाएगा। अब हमारी बात को सुनिएगा, डब्ल्यू का मान 9 दिया है, अणुभार आपका 180 आ गया, विलायक का भार आपको कितना दे दिया है बेटा? 500 ग्राम। विलायक का भार आपको कितना दिया है? 500 ग्राम। और केबी का मान वही पुराना वाला, केबी का मान वही पुराना वाला, केबी का मान सब में सेम ही है, 0.52। 0.52 फॉर्मूला वही लगा लीजिए। क्या लगाएंगे? तो सर डेल्टा टी इजकल टू, बोलो बाबू, 1000 इंटू केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन में स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा, डेल्टा टी मत निकाल दीजिए यार, जल के क्वथनांक में उन्होंने नहीं पूछा है, विलयन का क्वथनांक पूछा है। तो डेल्टा टी को लिखेंगे कैसे? टीएस माइनस टी, टीएस माइनस टी, और ये 1000 को ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आएगा नहीं है तो उसको रुक चाहिए, इसको हम आगे सोल्व कर दे रहे हैं, यहाँ सोल्व कर दे रहे हैं, यहाँ सोल्व कर दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। डेल्टा टी को लिखने का तरीका टीएस माइनस टी, 1000, केबी का मान सर 0.52, ओके। स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना है? 9 है। अणुभार कितना है? तो 180 है। विलायक का भार कितना है? 500। कितना है? 500। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 2 3 1 2 3 खत्म। 9 से 9 गुना 18 खत्म। 2 से इसको कटाएंगे 0.26। अब हमारी बात को ध्यान से सुनिए, टीएस माइनस टी बराबर कितना आ गया? 0.26। अब आपको सर टीएस माइनस टी 0.26 आ गया। अब हमको निकालना है किसका मान? टीएस का, विलयन का क्वथनांक निकालना है। तो टी, तो शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। 9 दूना 18, 2 से ये कट गया 0.26, और यहाँ पर 5 है, अच्छा सॉरी 2 से कट गया ना, तो फिर यहाँ पर 5 है ना। अबे यार को इसको कटाते हैं, 9 दूना 18, 2 से कट गया 0.26 और बटा में 5, ये होगा ना, ठीक। 1 2 3 3 0 से 3 0 खत्म हो गया, 9 दूना 18 ये हो गया, ठीक है। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन को हमेशा आसान बनाया जाता है, कैलकुलेशन हमेशा आसान। अब देखिए, अब इसको 5 से आप कटाएंगे तो फिर यहाँ पर मैटर फंस जाएगा। आप हमारी बात को सुनिए, छोड़िए इसको, ये 9 से कितनी बार में कटा? 2 टाइम, और यहाँ पर क्या है? इसको रहने दीजिए 0.52। 5 से 2 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 10। 0.52 नीचे कितना आ गया? 10। बेटा डेसिमल जीरो नीचे 0 है ना, दशमलव एक स्थान और इधर जाएगा तो कितना आएगा? 0.52, इतना रहने दीजिए। अब सुनिए, टीएस माइनस टी हो गया, तो शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? तो 100 डिग्री होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो टीएस निकालना है, यहाँ पर कितना है? 0.052, और शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, बराबर में 0.052।
अब यहाँ से टीएस फाइंड करोगे तो क्या होगा 100 प्लस 0.052 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 100.052। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर बेटा क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, इसको हमेशा आप क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। कैलकुलेशन बेटा अपने से करोगे तो ही आएगा, और बिलियन चैप्टर में कैलकुलेशन आपको ना मिले ये हो ही नहीं सकता है। समझ रहे हो ना। हाँ, और क्वेश्चन है एक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 1.82 ग्राम कार्बनिक यौगिक जिसका अणु भार 155 दिया हुआ है को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक के अवनमन 0.60 डिग्री सेल्सियस हो तो यौगिक का मोलर अवनमन स्थिरांक पूछा है, यानी KF का मान आपसे पूछा है। देखो बेटा फॉर्मूला एक ही है, फॉर्मूला एक ही, हम नहीं कह रहे हैं कि 14 को फॉर्मूला याद करिए, एक फॉर्मूला पर पूरा चैप्टर निपटाते हैं। देखिए ध्यान से, इसी फॉर्मूला को कॉपी राइट लिखिए, डेल्टा टी बराबर 1000, सर केबी का क्या होगा, कुछ नहीं होगा, केएफ कर दीजिए, इनटू में स्मॉल डब्ल्यू बटा में कैपिटल डब्ल्यू, मतलब उससे पहले अणु भार और कैपिटल डब्ल्यू हो गया। अब जो जो इंफॉर्मेशन दिया है उसको पहले लिख लीजिए। सर 1.82 ग्राम कार्बनिक यौगिक जिसका अणु भार इतना है 100 ग्राम में घुला है, ये वाला प्रोडक्ट इसमें घुला हुआ है। जो चीज जिसमें घुलता है वो विलय होता है, और जिसमें घुलता है वो विलायक होता है। जिसकी मात्रा कम वो विलय, और जिसकी मात्रा अधिक वो क्या होता है, विलायक। यानी मेरा कबूतर यहाँ देखो W बराबर 1.82 और अणुभार कितना होगा 155 दिया है, कोई कार्बनिक यौगिक है, होगा कोई हाँ, विलायक का भार कितना दिया है 100। और एक चीज आपको हिमांक में अवनमन जो दिया है, आपको हिमांक में अवनमन जैसे क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टी, उसी तरीके से हिमांक में अवनमन यानी डेल्टा टी का मान आपको पहले से गिवन है कितना 0.60 डिग्री सेल्सियस। अब आपको क्या करना है बेटा, मान रखना है। डेल्टा टी का तो मान दे ही दिया है ना, पूछा कहा है इसमें मोलर अवनमन स्थिरांक, मोलर अवनमन स्थिरांक। ठीक है, ठीक है बेटा, थोड़ा सा लाइट का इशू है बेटा, इसलिए लाइट कट गया था। दोनों क्वेश्चन तब तक लिख दिए, ठीक है, उन दोनों क्वेश्चन को आप सोल्व कर लीजिएगा जो इससे पहले पुराने वाले क्वेश्चन थे। अब इसमें मान रखना है बेटा क्या, डेल्टा टी बराबर 1000 इंटू केएफ। अब केएफ तो निकालना है ना मोलर अवनमन, तो केएफ को पहले बाहर निकाल दीजिए, केएफ को पहले बाहर निकाल दीजिए। तो केएफ को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, मान रख दीजिए डायरेक्ट यार। डेल्टा टी का मान कितना है 0.60 घट बराबर 1000, केएफ का मान निकालना है, स्मॉल डब्ल्यू कितना है 1.82 एंड अणुभार कितना है 155, कैपिटल डब्ल्यू कितना है 100, कितना है 100। अब केएफ का मान निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, केएफ का मान निकालना है तो क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलो अब यहां से यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, इस केएफ को यहां ला दो, केएफ इक्वल टू 1000 इंटू 1.82 अपॉन में 0.60 155 एंड एक जीरो 2 जीरो खत्म। ठीक है, और इसका अप्रोक्स कैलकुलेशन देखिए करिए कितना आ रहा है। अगर मान लीजिए 5 दूना 10, 5 से कटा रहे 5 या 15 31। ठीक है, 31 को 182 में रिलेशन है, कितना का है, एक एकम एक 3 6 का 18। ठीक है बेटा, हम कर रहे हैं बेटा, आप ही करिए। ठीक है, 5.42 के आसपास आंसर आएगा, 5.42 के आंसर है, अप्रोक्स इतना ही आंसर आना चाहिए। ठीक है बेटा, थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन मेरे को मिस्टेक लग रहा है, रुक जाइए एक सेकेंड। देखिए आप क्या करिए, केएफ का मान निकालना है ना, सुनिए आप जो डेल्टा टी का मान है 0.60 इक्वल टू 1000 इंटू केएफ का मान तो निकालना है, और स्मॉल डब्ल्यू का मान दिया है 1.82 बटा में एम का मान कितना दिया है 155 और डब्ल्यू का मान कितना दिया है 100। ठीक है, केएफ निकालना है तो केएफ को बाहर लाइए, और एक काम करिए इसको यहाँ ले जाइए, ये ऊपर चला जाएगा, यानी 155 इंटू 100
इंटू 0.60 और ये दोनों वैल्यू कहाँ आ जाएंगे नीचे। कैलकुलेशन आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, कॉपीराइट करने की जरूरत नहीं है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है। और इसका निकालेंगे तो ये 60 है ना 10 बार में, तो ये 155 और 182, मान लीजिए 155 है, 0.60 है और नीचे है ये वो 18.2 के समथिंग। कटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, आप करिए तब तक कैलकुलेशन, ठीक है। तो अगर ये 5 से कटाएंगे तो 5 के 15 और 5 दूना 10, 2 से कट गया, इसको कटाएंगे तो ये 0.30, ये भी तो हो सकता है ना, 5 दूना 10 ये 31। अब ये सरल हो गया, इसको आप सोल्व करेंगे तो समथिंग आएगा 5.42 के आसपास आएगा, 5.42 के आसपास इसका आंसर आना चाहिए। आप एक बार इसको मैच कर लीजिए, 5.42 का ऑप्शन 5.42 या 5.10, इतना रहने दीजिए, इतना रहने दीजिए, ठीक है। 5.10 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, अप्रोक्स सही है। चलिए अगला वाला क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, आपके लिए HW है, इसको आपको घर से करके लाना है, इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ये तो लाइट ऑन है ना इसमें, ठीक है। चलो अगला वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में 2024 में यही क्वेश्चन आया था। 45 ग्राम मिथाइलिन ग्लाइकाइल को 60 ग्राम जल में मिलाया गया, तो पहला क्वेश्चन ज्ञात करना है बिलियन के हिमांक में अवनमन, बिलियन के हिमांक में अवनमन, और दूसरा ज्ञात करना है हिमांक की गणना। दूसरा क्या ज्ञात करना है बेटा, हिमांक की गणना। तो बिलियन के हिमांक के अवनमन का मतलब आपको डेल्टा टी फाइंड करना है, और हिमांक की गणना का मतलब आपको क्या ज्ञात करना है बेटा, टी एस फाइंड करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा, टी एस फाइंड करना है, ठीक है। फॉर्मूला एक ही है, फॉर्मूला एक ही है, क्या होता है बेटा, डेल्टा टी इक्वल टू क्या होता है, 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्लू बटा में स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू। जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है आप उसको पहले लिख दीजिए। स्मॉल डब्लू का मान 45 ग्राम है, 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकाल 60 ग्राम में उपस्थित है, यानी कैपिटल डब्लू का मान कितना है, 600। अच्छा इथाइलिन ग्लाइकाल का अणुभार निकाल दीजिए C2H6O2 का, तो 12 दूना 24 प्लस 6 और 16 दूना 32, 32 और 6 38, 38 और 4 42, और 42 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 62, कितना आएगा 62, यानी स्मॉल डब्लू स्मॉल एम का मान कितना आ गया 62, कितना आ गया 62, ठीक है। और के एफ का मान दिया हुआ है, के एफ का मान कितना दिया हुआ है बेटा 1.86, और फॉर्मूले में रखकर आंसर निकाल दिया। डेल्टा टी पहला वाला डेल्टा टी ही निकालना है, सिंपल है। डेल्टा टी बराबर 1000 इंटू के एफ 1.86 इंटू स्मॉल डब्लू का मान कितना है, अबे बोलो 45 और बटा में, और स्मॉल एम का मान कितना है 62, एंड कैपिटल डब्लू कितना है बेटा 600 है। कैलकुलेशन करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से कटाएंगे 2 3 6 2 एकम 2, इसको कटाएंगे तो 5 बार में, ठीक है 2 से, और 31 से, और कुछ कटाने लायक है 45 5 है 31 से, अगर इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 से कटा दीजिए, 6 3 18 और 6 कम 6, ठीक, ये भी हो जाएगा 0.31, और जो है 31 से 31 को 45 5 कितना होता है बाबू, 45 5 कितना होता है, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पर देख लीजिए आप अपने हिसाब से, ठीक ना। अगर मान लीजिए तो 0 पॉइंट, ठीक, ठीक ना। अगर 31 से 31 को कटाएंगे तो फिर यहाँ लोचा हो जाएगा। एक चीज रुकिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है मेरे को, कहीं लग रहा है कि, एक मिनट बेटा, 600 ग्राम है ना, 600 ग्राम है ना, ठीक है बेटा। थोड़ा सा कैलकुलेशन आ जाता है तो आप उससे घबराइए मत, ठीक है। देखिए कैलकुलेशन को आसान करने के लिए एक चीज और कर सकते हैं हम लोग, इसमें क्या है, यहाँ 600 है 600 रख दीजिए, यहाँ 1000 है 1000 रहने दीजिए, यहाँ 62 है 62 रन दीजिए, इस दशमलव को हटाइए, नीचे 100 लाइए, ठीक है। 1 2 3 1 2 3, इसका काम खत्म करिए, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ देखिए
6 से इसको कटाएंगे तो 6 दाम है 60, 6 तिया 18, 6 कम 6 31 बार, ठीक है। और 31 को ये कितनी बार में काटेगा? 2 बार में। तो डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा बेटा? ऊपर आ गया 45 और नीचे 10 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ गया? 20, 20 दूना 40, 20 दूना 40 और फिर 5 यानी 2.23 के आसपास आ जाएगा। मतलब डेल्टा टी का मान कितना आ गया? 2.23 आ गया। डेल्टा टी का मान कितना आ गया? 2.23 आ गया। नेक्स्ट क्या है इसमें? यहां रख करके हम कैलकुलेशन करा दे रहे हैं। अगला हमसे क्या पूछा है? टीएस का मान पूछा है। अगला हमसे क्या पूछा है? टीएस का मान पूछा है। तो आपको अच्छे से पता है सेकंड वाला डेल्टा टी बराबर क्या होता है? हिमांक के अवनमन में क्या होता है बेटा? टी माइनस टीएस होता है। डेल्टा टी का मान कितना आ गया है? 2.23, 2.23। अच्छा, शुद्ध जल का जो हिमांक होता है, शुद्ध जल का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो टी की जगह कितना लेंगे? 0। टीएस का मान हमसे क्या किया बेटा? पूछा है। तो टीएस का मान कितना हो जाएगा? -2.23 डिग्री सेल्सियस। अगर आप इसको केल्विन में बदलना चाहते हैं तो क्या कर दीजिएगा? -2.23 प्लस 273, ठीक है। अब 273 में से 2.23 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 270.9 के आसपास आ जाएगा केल्विन में। 270.9 के आसपास आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। अब सुन लीजिएगा, क्वेश्चन में था 45 ग्राम इथाइलिन। देखो बेटा, बिलियन चैप्टर में कैलकुलेशन आना ही है, थोड़ा सा कैलकुलेशन डिफिकल्ट होता है केमिस्ट्री में, तो सीखिएगा। 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल को 600 ग्राम जल में मिलाया गया, केफ का मान दिया है, तो बिलियन के हिमांक का अवनमन पूछा है, मतलब डेल्टा टी पूछा था। तो डेल्टा टी पूछा था तो विलय का भार दिया था, विलायक का भार दिया था, अणुभार मैंने फाइंड कर दिया, केफ का मान दिया था, मान रख दिया, डेल्टा टी का मान सिंपल यहां से आ गया। अब जो है हमसे क्या पूछा था? हिमांक की गणना कीजिए, मतलब टीएस का मान पूछा था। तो डेल्टा टी बराबर टी माइनस टीएस होता है। तो डेल्टा टी का मान एजिटिक मैंने रख दिया। शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है और शुद्ध जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो टी की जगह पे मैंने कितना ले लिया? 0 ले लिया, देन टीएस हो गया, और टीएस बराबर कितना आ गया? -2.23। अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में लाना चाहते हैं तो 273 इसमें क्या कर दीजिएगा? जोड़ दीजिएगा, तो आपका मान क्या हो जाएगा बेटा? आ जाएगा। ये वाला प्यारा सा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क करिएगा। यहाँ बिलियन चैप्टर मेरा फिनिश होता है, नेक्स्ट चैप्टर जल्दी आने वाला है, तो आप इसको भली भांति सारे न्यूमेरिकल को, सारे थ्योरी को अच्छे से पढ़ लीजिए, लिख लीजिए। और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट, लाइक और शेयर प्लीज आप क्या कर दीजिए, थोड़ा सा कर दीजिए, हमारे लिए मोटिवेशन का काम वही करेगा, ठीक है। तो जहां रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इसका आंसर दे दीजिएगा, ठीक है बेटा।